हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अच्छे क्यों नहीं होंगे सर, हम तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत शानदार हैं। स्माइल करते रहना आपको। ड्रीम देखो अपना। सीए साहिबा, सीए सर। अभी तो मेरे लिए आप हो छोटे बेबी, मेरे बच्चे हो आप तो। मैं टीचर हूं ना, चाहे आपकी एज 19 साल हो चाहे 50 साल हो, लेकिन सीए बनने के बाद तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सीए मैडम, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सीए सर। अरे हाय हाय, अच्छा लग रहा है ना। वाह वाह वाह, सीए नाम आ जाएगा। सीए, लीगल राइट। जब आप अपनी कार लेके आओगे, कार के आगे पीछे सीए के स्टिकर चिपकाओगे ना, क्या वट पड़ेगा आपका, क्या वैल्यू पड़ेगी आपकी। अगर वो चीज चाहिए ना, सपना देखना पड़ेगा। सर इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? मेरा मर्जी, मैं ज्ञान दूंगा। आगे स्किप कर दो वीडियो को, बट स्किप मत करना। ये ज्ञान की बात है ना, कोई नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं देगा। जो समझा रहा हूं क्वालिटी समझा रहा हूं। और हम तो सर बड़े खुश हैं। खुश क्यों? अरे सर क्वालिटी लेक्चर मिल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पहली बार समझ आ रहा है। और जो भी लोग आपको बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर तो बड़ी मुश्किल है, मार्क्स नहीं आएंगे। एफआर में तो थ्योरी भरी हुई है। क्या थ्योरी क्वेश्चन है? टोटली प्रैक्टिकल है यार। 100% प्रैक्टिकल चीजें हैं यहाँ पे, हम थ्योरी कह ही नहीं सकते। जो मैंने चीजें समझाई हैं आपको, क्या समझाई हैं? कॉन्सेप्चुअल समझाया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को आपकी जरूरत है, उनको क्वालिटी बंदे नहीं मिल रहे। सीए बनने के बाद जब इंटरव्यू आप देने जाओगे ना, और वो इंडिया के क्वेश्चन पूछेगा, वो बोलेगा भाई कहां से आया तू, किससे पढ़ के आया है। तो ये चीजें आपको मेंटेन रखना है, डेकोरम आपको मेंटेन रखना है। सबसे पहले एक स्माइल कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट। स्माइल करना, मैं हैप्पी। स्माइल रहेगी ना फेस पे, हमेशा अच्छा रहोगे। टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। बहुत से लोग ना, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, आसपास वाले, स्पेसिफिकली हमारे दोस्त, होता कुछ नहीं है, उन्होंने किया कुछ भी नहीं होगा। आप उनको फोन कर रहे हो, हाँ क्या हाल चाल, आप वो बोलेगा हाँ जी बहुत बढ़िया। यार तेरा कितना सिलेबस हुआ? सामने वाला पता क्या बोलेगा? यार मेरा तो सारा सिलेबस हो गया, मैं तो ना अभी सेकंड रिवीजन कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वो ये बोल देगा और आपका कॉन्फिडेंस पानी में गया, फ्लश, खत्म, काम तमाम, आउट। ऐसा नहीं सोचना बस। हमको सामने वाले से कोई मतलब नहीं है सर, वो तो उसकी क्लास ले रहा है, वो उसकी बुक पढ़ रहा है। अल्टीमेटली आपको ना एग्जामिनेशन के अंदर आईसीआई की बुक ही पढ़नी पड़ेगी। और मैं गारंटी ले रहा हूं, आप कोई भी लेक्चर देख लो, कितने ही क्वेश्चन बैंक आपके सामने हो, जब तक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप नहीं पढ़ोगे ना यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। अरे मेरा खुद का नहीं आया था। जब मैं एग्जाम देने गया था, मेरे 83 मार्क्स थे। मेरा ड्रीम है कि मेरा स्टूडेंट भी 83 प्लस मार्क्स लेके जाए, और जाएगा, मुझे पता है। मेरा स्टूडेंट भी 83 प्लस मार्क्स लेके जाएगा। मुझे मेरे बच्चों पे पूरा विश्वास है कि दे विल डेफिनेटली गो बियॉन्ड, दे विल डेफिनेटली गो बियॉन्ड 83 प्लस मार्क्स। गहराई का झंडा गाड़ के आएंगे और डेफिनेटली सीए बन जाएंगे। अब स्माइल कर दो प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट। हाँ स्माइल करो, प्यारी सी। चलो अच्छी बात है, स्माइल रहना, टेंशन नहीं लेना। नहीं टेंशन लेनी है, टेंशन किस बात की लेनी है। और ज्यादा नहीं पढ़ना। जो बच्चा ये सोचता है कि 16 घंटे मैं करूंगा पढ़ाई तो मेरी रैंक आ जाएगी, मेरा ये आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एक दो दिन की बात अलग है। अगर आप क्योंकि आपको पढ़ना है कंटिन्यूसली, अब कंटिन्यूसली पढ़ना है आपको। हम मई 22 में एग्जाम देंगे, हम नवंबर 22 में एग्जाम देंगे, मई 23 में एग्जाम देंगे, पता नहीं कब एग्जाम देंगे। तो कंटिन्यूसली आपको भैया 16 घंटे नहीं पढ़ना। एग्जाम लीव्स के अंदर जब आप ऑफिस से ऑफ लेके आओगे ना, अपनी आर्टिकलशिप का एग्जाम लीव्स पे आओगे, तो आपको ध्यान रखना कंटिन्यूसली पढ़ना है। एक दिन 16 घंटे पढ़ोगे, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। कोई नहीं पूछने वाला आपसे 16 घंटे पढ़े हो, 20 घंटा पढ़े हो, क्या घंटे पढ़े हो। क्वालिटी तभी आएगी जब माइंड रिलैक्स होगा, जब प्रॉपर स्लीप मिलेगी आपको, जब थोड़ा इंजॉयमेंट होगा। अपनी हॉबीज को मत छोड़ना, बस मैं बोल रहा हूं। किसी को सॉन्ग गाना अच्छा लगता है, गाना गा दो। डांस करना अच्छा लगता है, 15-20 मिनट डांस कर लो ना, मन को बड़ी शांति मिलेगी। दोस्तों से फोन पे बात करो, लेकिन ऐसे दोस्तों से जो आपका वाकई में साथ दें। अगर आप बाहर रह रहे हैं, अपने मॉम डैड से बात करो, कितना खुश होता है उनको। बाहर घूमने जाओ, टहलने जाओ, कुछ खाना पीना खा लो बाहर का, कोई दिक्कत नहीं है।
इंजॉय रहो, रात को सोते वक्त चैन से सोना, बस जिस दिन ये काम हो गया समझो आप सक्सेसफुल हो। और एक सपना आपके सीए बनने का, वो लेके चलो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आप कॉन्सेप्ट से पढ़ना ध्यान रखो। जो बच्चा रट्टा मार के जाएगा डेफिनेटली क्या पता वो एग्जाम में पास हो जाए, बट लाइफ में वो कभी सक्सीड नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ऐसी हैबिट ना बने। इंडिया नीड्स एजुकेशनल चेंजेस, वी नीड टू बीइंग अ रेवोल्यूशनरी चेंज। हमें कॉन्सेप्चुअली के ऊपर जाना है। ये मेरे पास अगर इंडियस की बुक है ना, ये इंडियस की मेरे पास कंप्लीट किताब है, तो इसमें सिर्फ क्या है, एक भी नहीं है क्वेश्चन। ये बेयर एक्ट है, एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। रूल्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं। और जो आईसीआई है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी फैकल्टी है, जो नए नए क्वेश्चन बन के आ रहे हैं वो इन इंडियस के प्रोविजन से बन के आ रहे हैं। अब वो इंसान अगर क्वेश्चन तैयार कर रहा है, कहां से कर रहा है, इस बुक से कर रहा है, वो जो इंडियस के प्रोविजन है वहां से बना रहा है, तो हम तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को जब सोल्व करो तो माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलना कि क्वेश्चन कोई तोप नहीं है। ध्यान से पढ़ना, अपनी माइंड लगाना, क्योंकि अब आप सीनियर हो चुके हो। आपके ऊपर आईसीआई की एक्सपेक्टेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, खुद के बारे में भी सोचना है। करे पढ़ाई क्या सर, आज बहुत सारा बकवास मार लिया आपने, अब हमने सहन नहीं कर पाएंगे, हमारा पारा हाई हो गया। चलो पारा हाई हो गया आपका, रिलैक्स, ताली दो, दो ताली। यस चलो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन। आज की डे में हम कोशिश करेंगे हम काफी अच्छी नॉलेज को अपने पास लें और उसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है। चलो बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, जय माता रानी, राधा रानी, जय कन्हैया लाल की। चलो भैया भगवान का नाम लेंगे ना वो सब अच्छा होता है। चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सर पढ़ लिया इंडियस 1, इंडियस 8, इंडियस 2, इंडियस 16, इंडियस 40। अच्छे से पढ़ लिया सर। क्वेश्चन सोल्व हो गए सारे अभी तक? क्या सर आसान तो थे क्वेश्चन, आसान थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन अगर आसान थे तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भाई तो बैठा ही है आपका। आरटीपी क्वेश्चन है, एमटीपीज हैं यार, पास ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, सारे आपको देखने हैं और हो जाएंगे, मुझे पता है ना। जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो क्यों नहीं होगा। कोई बच्चा अगर अपने आप को एवरेज मानता है तो आप एवरेज नहीं हो, आपने मान लिया। बस एक बात बताओ ना, जब आपने साइकोलॉजी, जब आपने मान ही लिया था, जब आपने मान ही लिया था कि साइकोलॉजी की मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कैसे कर पाओगे यार। एफआर को प्यार से देखो, आपका प्यार है, आपकी जान है, एक सब्जेक्ट कैरियर है आपका। ये कैरियर से खिलवाड़ मत करना कभी, सीरियस नहीं बोल रहा, ठीक है ना। कैरियर से खिलवाड़ मत करना कभी भी लाइफ में, बस क्लियर कट सी बात है। चलिए आज का हमारा इंडियस है, इंडियस 41 एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियस 41 एग्रीकल्चर। बड़ा आसान होने वाला आपके लिए। आसान क्यों होने वाला है सर, बताता हूं क्यों होने वाला है आसान। एक सेकंड बस, एक दोस्त अभी ना यार आईसीआई के हैं इलेक्शन ब्रांच के, फरवरी के अंदर है। चलो आज का टॉपिक है इंडियस 41 एग्रीकल्चर। सर क्या बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सर जबरदस्त इंडियस है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग जबरदस्त इंडियस, नॉलेज के लिए भी। और आप जब सीए बनने के बाद ना जाओगे वहां पे कंपनीज के अंदर सॉरी यार बड़ी कफ हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक ही नहीं हो रही।
आप जब कंपनीज में जाओगे या खुद की फर्म बनाओगे, खुद की कंपनी बनाओगे, या क्या पता बहुत बड़े आप एडवाइजर बन जाओ, तो ये चीज ध्यान में होगी आपके, क्योंकि हम भैया हम बंदे हैं इंडियस वाले, हम तो हर चीज के अंदर इंडियस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं एएस की, एएस एंड इंडियस दोनों अलग अलग हैं, एएस में ये नहीं थे, एएस के अंदर ये नहीं थे, बट इंडियस के अंदर ये नया इंडियस आ गया एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का। अब हर इंडियस की खुद की क्या होती है, स्कोप होती है। कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा आसान इंडियस और एग्जामिनेशंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट स्किप सिंगल इंडियस। आईसीआई का कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता किस इंडिया से क्वेश्चन पूछ ले। अभी भी क्वेश्चन पूछा है, रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया है इसका, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है सर। और मैं कह रहा हूं कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, हर अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया है। 4 नंबर का क्या 8 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, चलो ये आ गया एग्रीकल्चर। अब चलते हैं नोट्स के अंदर स्कोप के बारे में, स्कोप के बारे में। दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू अकाउंट बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट की कहां बात करी थी हमने, बायोलॉजिकल एसेट की कहां बात करी थी हमने, बताओ बताओ सर। हमने इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर बात करी थी बायोलॉजिकल एसेट की। एंड बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है सर, बायोलॉजिकल एसेट में बी अ लिविंग प्लांट और अ लिविंग एनिमल। और हमने ये बात बोली थी आपको कि अगर बायोलॉजिकल एसेट के अंदर लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल है तो वो डेफिनेटली इंडिया 41 में जाएगा। और अगर लिविंग प्लांट बीरियर प्लांट है तो वो इंडिया 16 में जाएगा, और अगर लिविंग प्लांट बीरियर प्लांट नहीं है तो वो इंडिया 41 एग्रीकल्चर में जाएगा। बताया था या नहीं बताया था? उस टाइम भी एक बात बोली थी कि इंडिया 16 में, अच्छे से समझा रहा हूं तो इंडिया 41 में मान के चलना, इतने अच्छे से नहीं होगा डिस्कस, बट क्या करूं, एक टीचर हूं ना, भावनाएं थी, सद्भावनाएं थी। उस टाइम बोला था कि आप ध्यान से सुन लेना, every single word has its own value and you are the one you need to create value। ठीक है, पहला इस चीज क्या है कि इंडिया 41 किसके लिए अप्लाई होगा, हमको अकाउंट करने हैं क्या, बायोलॉजिकल एसेट। सेकंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। कहता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट सेल से पहले, सेल से पहले पहले, क्योंकि आपने अगर अगर आप अकाउंट हो कर रहे तो पागल तो हो नहीं आप। अगर आपने आम का कोई पेड़ उगा लिया, या आपके पास काऊ है, शीप है, कुछ भी है, तो किसके लिए भैया, बिजनेस के लिए होगी। गोट है मान लो, एक शीप है आपके पास, शीप। अब शीप कौन सी कंपनी रखती है सर, जिस कंपनी का बिजनेस है गारमेंट्स का, जो गर्मियों के लिए कपड़े बनाती है वूल के, वूल कहां से आएगी, शीप्स को निकालनी पड़ती है, वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसके ऊपर भी इंडियस एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडियस 41, बट एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ओनली। मतलब आपने शीप में से ऊन को निकाल लिया, बस वहीं तक इंडियस 41 एप्लीकेबल है। जब आप उसको सेल करने जाओगे ना तो आपका इन्वेंट्री बन जाएगा। क्या बोल रहे हो, बिल्कुल। इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या थी, इन्वेंट्री आर असेट हेल्ड फॉर, इन्वेंट्री आर असेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सही पकड़े सर, सही पकड़ लिया आपने तो हमको सर। मतलब कि बायोलॉजिकल असेट के अंदर लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल है। फॉर एग्जांपल काऊ, आपके पास गाय है, गाय ने दिया दूध, गाय ने दिया दूध और दूध बिक गया, कुछ चक्कर ही नहीं है, दूध बिक गया, आपकी इनकम होगी। लेकिन सर 31 मार्च के दिन वो दूध का स्टॉक पड़ा आपके पास, मिल्क आपके पास पड़ा है। मिल्क क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। आपने उसके अंदर कोई भी क्या प्रोसेसिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, और आपका जो मिल्क है स्टॉक में पड़ा है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो चीज स्टॉक में पड़ी है आपकी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, तो वो दूध है, वो इन्वेंट्री बन जाएगा आपका। फिर इंडियस 41 से शिफ्ट होकर वो इंडियस 2 में चला जाएगा। थर्ड चीज,
एंड पहला क्या था, बायोलॉजिकल असेट भी होंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट भी होगा। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नवंबर 19 एग्जामिनेशंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पॉइंट को लेके समझाऊंगा, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ग्रांट व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हालांकि सर हमारे पास एक इसका इंडियस है, इंडियस 20, यस हमारे पास एक इंडियस है, इंडियस 20, जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। हमारे पास है इंडियस 20 जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। एक सेकंड यार, क्या हो रहा है इसके, बार बार क्यों मैसेज कर रहा है मुझे, पढ़ाने नहीं दे बच्चों को। ठीक है, एक इंडियस 20 है जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। सर ये इंडिया जब स्पेसिफिकली आई गया गवर्नमेंट ग्रांट का, तो क्या बात है, इंडिया 20 में क्या है, देखो गवर्नमेंट ग्रांट कहता अगर गवर्नमेंट है ग्रांट विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इस टेबल को ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी के अंदर। जबरदस्त आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जामिनर कैन चेक योर हाई नॉलेज। तो वहां बच्चा पता क्या बोलेगा, सर हमें नहीं आता। क्लियर कट, क्लियर साफ हो जाएगा वो एग्जाम के अंदर, कंप्लीट क्लियर, क्लियर साफ हो गया, कुछ भी नहीं आता, क्या कर लोगे फिर, कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ग्रांट विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर इंडियस 41, जो इंडियस 41 की उसमें आ गई भैया, ठीक है। एक कौन सी, अदर गवर्नमेंट ग्रांट, कहता अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट है, अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट है जो आपको मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट तो सेम ही होगी ना सर, लेकिन सर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है एज पर इंडिया 41 की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है एज पर इंडिया 41, तब उसका ट्रीटमेंट आपको एज पर गाइडेंस ऑफ इंडियस 41 होगा। उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एज पर द गाइडेंस ऑफ इंडियस 41। हाँ जी सर, वो बोलता क्या बोलता, कहता गवर्नमेंट जो ग्रांट का इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इंडियस है उसको मारो गोली। हम यहाँ खुद का बताएंगे, इंडियस 41 बोलता मैं गवर्नमेंट ग्रांट का एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अगर वो है उसका ट्रीटमेंट अपन खुद बताएगा, इंडियस 41 ये बात बोलता है। कहता सर अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट है विच इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब अदर गवर्नमेंट ग्रांट, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट है उसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा एज पर गाइडेंस ऑफ इंडियस 20। उसके लिए आपको इंडियस 20 पढ़ना पड़ेगा, हम जो बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब भी देखो सर क्या पढ़ रहे थे, पढ़ कौन सा सब्जेक्ट रहे थे, हम पढ़ रहे थे सर इंडियस 41, आ बीच में कौन गया, इंडियस 20 आ गया। तभी तो बोलता हूं कि पूरा एफआर ना इंटरलिंक है, जब ना आपके सारे इंडिया सोल्व हो जाएंगे तब मजा आएगा, तब नई नई केस स्टडी, एक लेक्चर प्रॉमिस कर रहा हूं फालतू 2.5 घंटे का मैं लूंगा आपका, और वो लेक्चर आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट लेक्चर ना हुआ ना, मेरा नाम कार्तिक नहीं है। फिर आप बोलोगे इतना माइंड स्टॉर्मिंग, इतना सिस्टम हमने लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं देखा। हम जो माइंड स्टॉर्मिंग मैं आपकी इतनी खतरनाक माइंड स्टॉर्मिंग होगी उस लेक्चर के अंदर, लेकिन जब आपके सारे इंडियाज कंप्लीट हो जाएंगे आप बोलोगे सर हम बिलीव नहीं कर सकते कि ये चीजें भी पॉसिबल है, हम इस लाइन में हमने सोचा क्यों नहीं। दिस इज द रियल विजन, दिस इज द रियल थिंग, वो एज पर इंडिया 20 हो जाएगा। सर एक बात बताओ मुझे, खतरनाक, अब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सर मान लो बायोलॉजिकल असेट है, एक बात बताओ, और वो लिविंग प्लांट है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है आपको लिविंग प्लांट के लिए,
ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी सर। बट अगर लिविंग प्लांट मान लो आपका हुआ बिरियर प्लांट, लिविंग प्लांट आपका बिरियर प्लांट हो गया क्लासिफाई। सर बिरियर प्लांट क्या होता है सर? ए बिरियर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ agriculture produce expected to bear produce for more than 1 year and has a remote likelihood to be sold as a agriculture produce except incidental scrap sale. दिस इज माई बिरियर प्लांट। आपको अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं सर। अगर हमने कोई पेड़ उगाया है और हम उस पेड़ को काट देंगे कि हमने क्यों उगाया था, ताकि हम उसकी लकड़ियों को बेच दें, तब वो मेरे लिए बिरियर प्लांट नहीं है भी, क्योंकि हमने उसको इसलिए उगाया ताकि हम पूरा प्लांट काट के बेच दें। वो मेरा बिरियर प्लांट नहीं होगा। फिर वो मेरा कहां जाएगा? फिर वो मेरा दूसरा बन जाएगा, फिर वो मेरा इंडियस 41 में जाएगा। अगर उसकी लाइफ 1 साल नहीं हुई, दैट मीन्स वो मेरा बिरियर प्लांट नहीं है, वो मेरा इंडियस 41 में जाएगा, नॉन बिरियर प्लांट। और अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट मिल रही है ना, और वो जो ग्रांट मिली है दे आर रिलेटेड टू बिरियर प्लांट, देन सर वो इंडियस 20 से डील होगी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बिरियर प्लांट आपका इंडियस 41 में नहीं आता, वो इंडियस 16 में जाता है। और इंडियस 16 में अगर वो जाएगा तो आपको इंडियस 16 के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंडिया 16 की इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सारे रूल्स इंडिया 16 के लग जाएंगे, क्योंकि सर बिरियर प्लांट इज द पार्ट ऑफ इंडिया 16, नॉट इंडिया 41। ऑल्दो इट इज अ लिविंग प्लांट, ऑल्दो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देयर, बट सर उसकी गलती ये थी कि वो एक बिरियर प्लांट बन गया और उसके ऊपर इंडिया 16 लग गया। और जो हम गवर्नमेंट का जो पढ़ के आए हैं गवर्नमेंट ग्रांट, सर अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और जो इंडिया 41 में फॉल हो रही है, जो इंडिया 41 में फॉल हो जाएगी उसी पर इंडिया 41 का ट्रीटमेंट लगेगा, उसी पर इंडिया 41 की तरह गवर्नमेंट ग्रांट को अकाउंट किया जाएगा। अदरवाइज कोई भी ग्रांट क्यों ना हो, वो एज पर इंडिया 20 के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल है, उनकी ही तरह अकाउंटिंग की जाएगी उसकी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है जानबूझ के। एग्जामिनर बोलेगा चिक चिक के, आपको क्या बोलेगा चिक चिक के, कि लिविंग प्लांट है एंड लिविंग प्लांट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एंड जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो आपको मिली है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बट साइड में लिख देगा लाइन, साइड में लिख देगा कि आपका ऐसा ऐसा पेड़ है, बट ऐसे ऐसा है, उसकी लाइफ 1 साल से ऊपर है। एंड आपको तो पहले ये पता करना है कि यार ये तो बिरियर प्लांट है और उसने जो ट्रीटमेंट किया हुआ है वो किया हुआ है एज पर इंडिया 41। तो आपको ये बताना है भैया मैं सीए हूं, मैं पढ़ के आया हूं, तो जो ट्रीटमेंट कंपनी कर रही है वो गलत है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियस 20 एंड 41। फिर आप वहां पे आपको लिखना है कि ये गलत है, आपका करेक्ट जो ट्रीटमेंट होगा एज पर इंडिया 20 ये है। या क्वेश्चन चेंज हो सकता है, उसने ट्रीटमेंट कर दिया, उसने ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट ग्रांट का किया है वो कर दिया एज पर इंडिया 20, लेकिन होना चाहिए था एज पर इंडिया 41, तो वो भी है गलत। फिर तो वो भी आपको आप रिप्लाई करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों किया? सर 1 मिनट डाल देते ना, मैं बताता हूं फर्क क्या है। इंडिया 41 के अंदर कहता जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है आपको, ये फर्क है। मैं आपको अभी इसका जो ट्रीटमेंट है वो समझाने जा रहा हूं। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट हो रही है एंड वो इंडिया 41 में ही आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट कब करना है? अगर देखो लिख लो यहां पे, अगर गवर्नमेंट ग्रांट, वैसे तो नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है आपको, आप समझ लेना बस। अगर गवर्नमेंट ग्रांट है अनकंडीशनल, जिसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, जब पैसा मिल गया आपको पैसा वापस नहीं करना, मतलब आपको पैसा रिफंड नहीं करना, चाहे आप उसका सही यूज करो ना करो, मतलब इट्स अ अनकंडीशनल ग्रांट। गवर्नमेंट ने पैसा दिया बट साथ में कोई कंडीशन नहीं दी एंड आपको उसका रिफंड भी नहीं करना, तो आपको इसको क्या करना है? आपको इसको करना है डायरेक्टली रिकॉग्नाइज इनकम।
आपको इसको 100% इनकम मान लेना है एज पर द रूल्स ऑफ इंडिया 41 इफ माई गवर्नमेंट ग्रांट इज अनकंडीशनल। सेकंड सर, अगर गवर्नमेंट ग्रांट है कंडीशनल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंटरेस्ट बन रहा है? अगर गवर्नमेंट ग्रांट है कंडीशनल, मतलब कुछ कंडीशन है कि आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर दी जाएगी, आपको वापस देनी पड़ेगी। मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है ना, उसके साथ गवर्नमेंट ग्रांट which is linked to the agriculture activity as per India 41 and the grant conditional है सर, ग्रांट वाज कंडीशनल, कहता वो तभी रिकॉग्नाइज होगी, रिकॉग्नाइज एज इनकम only and only if all the conditions attached to it are fully completed, कि सारी की सारी कंडीशन कंप्लीट हो गई है। जितना गवर्नमेंट ने कंडीशन बोला था तब तक आपको पूरी की पूरी कंडीशन कंप्लीट मान के चलनी है, तब तक आप उस गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एंड एक्सपेक्टेड टू रिसीव ग्रांट, कि आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी, या अगर पहले से आपको मिल गई होगी लेकिन आपकी ग्रांट वो कंडीशनल होगी, अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट कर पा रही है, आपको सारी की सारी एक साथ इनकम माननी है। कब ओनली एंड ओनली इफ, तभी जब ऑल द कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है जो उसके साथ अटैच है वो सारी कंप्लीट हो गई है, तब मान लेना। लेकिन सर एंट्री क्या होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट 5 मार्क का पूछा गया था नवंबर 19 न्यू कोर्स के एग्जाम के अंदर। ठीक है सर, मान लो गवर्नमेंट ग्रांट है कंडीशनल और गवर्नमेंट ने लगा दी 3 साल की कंडीशन की, आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, और ये लो ग्रांट 10 लाख रुपए आपको दे दी। सर स्टार्टिंग में क्या एंट्री मारोगे, एट द पॉइंट ऑफ इनिशियल डेट क्या एंट्री होगी, पैसा, सर पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन सर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से सर लिंक कर रही है, मैं इनकम नहीं मान सकता, लेकिन सर पैसा आ गया 10 लाख रुपए, क्या माननी पड़ेगी, लाइबिलिटी माननी पड़ेगी, टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख, ये एंट्री हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? अंडरस्टैंडेबल और नॉट अंडरस्टैंडेबल सर 100% अंडरस्टैंडिंग। और सर 3 साल के बाद जब कंडीशन कंप्लीट हो गई, तब क्या एंट्री होगी, ये एक अनहिडन टॉपिक है, सीक्रेट टॉपिक। तब एंट्री होगी सर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को कर दो खत्म, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम। ठीक है सर, मान लो थर्ड केस कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, आपने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट फॉर कंडीशंस, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती भैया जितना मेरे से पैसा लिया ना पूरा का पूरा वापस करो। कंडीशन एक तो पैसा लो और ऊपर से तुम मेरी जो बातें हैं वो नहीं मानते, अगर बात मान ली होती तो ये एंट्री होती, लेकिन अगर सर बात नहीं माननी, डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या एंट्री पास करोगे, कंडीशन डिफॉल्ट कर दिया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डिफॉल्ट कर दिया मतलब बैंक जेब से पैसा गया, कितना पूरा गया सर, टू बैंक अकाउंट 10 लाख, क्या हो गया
क्रेडिट किया ना, और जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है उसको खत्म कर दो। समझ गया? समझा? एंट्रीज, कोई अगर चीज नहीं समझ आया ना तो जर्नल एंट्री इज द बेस्ट 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 ऑप्शन। सर मान लो कोई और मान लो सर गवर्नमेंट ग्रांट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट कर रही है और कोई कंडीशन नहीं है, मतलब अनकंडीशनल ग्रांट है और आपको उसको रिफंड भी नहीं करना गवर्नमेंट को, तब क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री फॉर अनकंडीशनल ग्रांट। इसकी एंट्री होगी सर पैसा आया, इसके अंदर कोई लायबिलिटी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सीधा इनकम मान लो। ठीक है, ये ट्रीटमेंट एज पर इंडियस 41 है गवर्नमेंट ग्रांट विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मैंने आपको समझा दिया है पूरा। समझ आ गया सर? बिल्कुल समझ आ गया सर, 150% समझ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इंडियाज 41 पे ही हो रहे थे। इंडियाज 41 किस किस पर एप्लीकेबल है सर? एक तो सर एप्लीकेबल है बायोलॉजिकल असेट के ऊपर, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक, तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सर हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लिया सर, आपने तो चोरी छुपके से हमें ट्रीटमेंट भी समझा दिया। अरे बिल्कुल समझा दिया, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, तभी तो मैं बोलता हूं क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करने हैं, एग्जांपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको समझाना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सारे के सारे। एंट्री भी सिखा दी सर इसकी तो पूरी की पूरी। ठीक है सर, अब सर एक बात बताओ सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? किस किस पर इंडिया 41 एप्लीकेबल नहीं होगा? एक तो बेटा है लैंड, मतलब लैंड के ऊपर आपकी क्रॉप्स उग रही हैं, तो जो लैंड है जिस पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है वो इंडिया 16 में ही जाएगी, इंडिया 41 में नहीं आएगी। ठीक है, एक बिरियर प्लांट आपके, ठीक है, वो इंडिया 16 में जाएंगे। एक इंटेंजिबल असेट विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो कहां जाएगी? वो भी इंडिया 38 में जाएगी। एक लीज, आपने एग्रीकल्चर की लैंड को लीज पे लिया हुआ है तो वो इंडिया 116 में जाएगी। ये इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट एक तो लैंड पर एप्लीकेबल नहीं है, एक बिरियर प्लांट पर नहीं है, एक इंटेंजिबल असेट पे नहीं है, एंड एक राइट ऑफ यूज असेट, मतलब लीज पे आपने लैंड को, कोई भी चीज को लिया हुआ है फ्रॉम लीज ऑफ लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बिरियर प्लांट। सर अगर ये ना भी लिखता, ये क्या बोलता कि एक्सेप्ट, मतलब कि ये भी एक्सेप्शन में है, इसके ऊपर भी इंडिया 41 का रूल्स अप्लाई नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर इंडिया 20 का रूल अप्लाई होगा। सर ये लाइन अगर ना भी लिखता ना तब भी हमको ये मानना पड़ता, क्योंकि सर बिरियर प्लांट कभी भी इंडिया 41 का पार्ट नहीं है। बट यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि सर इसने एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन दे दी कि आप अपना ज्यादा माइंड मत चलाना, हम साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये था सर। तो आगे फटाफट, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो काम हो लिया इसका, मैंने बहुत समझा दिया। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is the harvested produce of the entity biological asset at the point of harvest. Accordingly, this standard does not deal with the processing of agriculture produce. कुछ आपने प्रोसेस किया तो उसके ऊपर इंडिया 41 नहीं होगा, फिर उसके ऊपर इंडिया 2 या कोई और इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो गाय हैं, काऊ हैं, काऊ क्या है आपके लिए? बायोलॉजिकल असेट है। आपके लिए मिल्क क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ठीक है, लेकिन सर जब हम उसको बेचने जाएंगे तो इंडिया 41 में आ जाएगा। या मिल्क का आपने बना दिया, आइसक्रीम बना दी, घी बना दिया, बटर बना दिया, कर्ड बना दी, आपने उसको क्या कर दिया? प्रोसेस कर दिया, तो उसके लिए इंडिया 2 में गाड़ी चली जाएगी। तो ये कहानी थी इस लाइन की।
समझ गए। बायोलॉजिकल असेट तो आपको पता है, लिविंग प्लांट और एनिमल, मुझे बताने की दिक्कत नहीं है सर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है सर, आपको पता है सर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट बाय द एंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बायोलॉजिकल मतलब क्या, अब एक काऊ है मान लो आपके पास, ठीक है, बिल्कुल सर। अब काऊ के अंदर क्या हो गया, फर्गमेंटेशन हुआ और काऊ का हो गया बच्चा, काफ हो गया, एक छोटा काऊ और आ गई। मतलब हालांकि आपने कुछ पैसा खर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक चीज तो आपकी बढ़ गई ना, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना उसके अंदर। आपकी एक से ज्यादा असेट हो गई, कुछ भी हो गया तो वो भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वो भी आपकी बायोलॉजिकल असेट है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहां दिया हुआ है कॉम्प्रोमाइज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजनरेशन खत्म हो गई सर, या एक्सपायर हो गए आपकी प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन, डेट कॉल्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है ना। ए बीरर प्लांट आपको ऑलरेडी पता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। एंड कॉस्ट टू सेल आपको पता है, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। लेकिन ध्यान रखना, कॉस्ट टू सेल में कभी भी फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्सेस नहीं आते, दे आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो एक टेबल आपको देखो, गवर्नमेंट ग्रांट भैया आपको मैंने यहाँ पे टेबल भी बना के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। ये टेबल आपको मैंने बता दिया कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद कोई और इंडिया हो जाएगा, या अगर ये चीज में हमको सेल करनी है तब भी कोई और इंडिया से एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया के अंदर हम कोई चीज सेल नहीं करेंगे। शीप है, वहां से वुल निकला, कपड़ा बना दिया, कारपेट बना दिया, पूरा का पूरा ये चीज है, आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो ये सारा है आपके लिए, एक मिनट इसको पढ़ो फटाफट, इस चीज को पढ़ो फटाफट पढ़ो। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। नाम क्या है आपका? आपको आज अवेलेबल हो जाएगी 4 बजे से पहले पहले लिंक। मैं समझ गया, कोई बात नहीं। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी लाइव। हाँ ओके, ठीक है, पढ़ लिया, चलो सर काम हो गया, आइए। मुश्किल नहीं है कुछ, आपको देखना है सर, मुद्दा तो इस बात का है सर। सर एक बात बताओ, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि मुझे एक चीज जाननी है। मतलब सर अगर आपके पास काऊ है, बफेलो है, शीप है, कुछ भी है, तो वो आपकी बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आपकी बैलेंस शीट में आएगा सर। पेड़ पौधे कुछ भी बैलेंस शीट चलेंगी सर। चंदन के पेड़ आपके पास बायोलॉजिकल असेट है, एग्रीकल्चर में आएंगे, क्योंकि वो लकड़ी काट के बिकते हैं, तो वो आपका बीरर प्लांट नहीं है, तो वो आपकी बैलेंस शीट में आएंगे, वहां पे एग्रीकल्चर के अंदर आएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, ये कभी नहीं सोचा था हमने, वही तो बात है, सोचना पड़ेगा सर। अब मुद्दा तो इस बात का है कि मान लो, ठीक है, मेरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, मेरा इंडिया 41 के अंदर डेफिनेशन ट्रिगर हो गई, सब कुछ ट्रिगर हो गया, हर चीज हो गई एप्लीकेबल, लेकिन सर अब इसकी बताओ रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, एंट्री कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, अब तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कहता है कि आपको एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज ए बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन, जब तब भी करना है जब आप उस असेट के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, और बाकी दो चीज सेम थी। इट इज प्रोबेबल दैट की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अभी तक, क्योंकि ये भी क्या है, दिस इंडेक्स इज लिंक्ड टू योर असेट, हालांकि इससे भी हमारी क्या बन रही है, असेट ही बनेगी। तो ये क्या है, मेरा असेट बेस इंडेक्स है, ये क्या है, मेरा असेट बेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सर। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं सर, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो आपका पीपीई हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आगे आपका इंटेंजिबल भी आएगा, हमने यही पढ़ा था कि एन असेट शुड बी रिकॉग्नाइज
इनिशियली आपका कॉस्ट मॉडल चूज होगा, सब्सिक्वेंट आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप कॉस्ट मॉडल चूज करें चाहे रिवैल्यूएशन, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर सिर्फ क्या था, कॉस्ट ही था, इनिशियल भी सब्सिक्वेंट भी। लेकिन सर यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है, चाहे आप सामने से परचेज करके लेके आए, कुछ भी लेके आए, इसके अंदर पता है क्या बात बोलता है, क्या, ए बायोलॉजिकल असेट शैल बी मेजर्ड, इंडिया 41 की गाइडेंस है, फॉलो करनी पड़ेगी, किसकी, रिकॉग्निशन गाइडेंस है आपकी। क्या बोला, ए बायोलॉजिकल असेट शैल बी मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, चाहे आप फर्स्ट टाइम परचेस करके लेके आए हो, चाहे पहली बार आपकी बुक्स में एंट्री हो रही है, इनिशियल का मतलब ये है। एक आती है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की, इनिशियल के बाद, वो बोलता ए बायोलॉजिकल असेट शैल बी मेजर्ड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, किसकी बात कर रहा है, बायोलॉजिकल असेट की, shall be measured on initial recognition and biological asset मतलब may be a living animal or a living plant, ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। and at the end of each reporting period, जब भी आपका रिपोर्टिंग की डेट हो, मतलब इनिशियल भी सब्सिक्वेंट भी, जब जब टाइम आएगा वो रिकॉग्नाइज होंगे एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट जाए भाड़ में, आप परचेस करके लेके आए हो 2 लाख रुपए का, पैसा दिया है आपके लिए कॉस्ट है, लेकिन फेयर वैल्यू है इसकी 2.5 लाख रुपए, तो वो 2.5 लाख में आएगा। लेकिन ध्यान रखना अगर कोई कॉस्ट टू सेल है इसका, वो माइनस करनी पड़ेगी, बहुत कंपलसरी चीज है। इट इज नॉट फेयर वैल्यू, ऐसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एंड कॉस्ट टू सेल इज अ इंक्रीमेंटल वैल्यू, आप जब सेल करोगे उसको तब खर्च होगी, लेकिन एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, जानबूझ के बनाएगा बेवकूफ आपको, वहां बोलेगा फाइनेंस कॉस्ट है इसकी 200 रुपया, और कई बच्चे कॉस्ट टू सेल के अंदर 200 रुपया भी माइनस करके आ जाएंगे, नहीं करना क्योंकि ये पार्टी नहीं है कॉस्ट टू सेल का। तो ये है भैया, इनिशियल भी सब्सिक्वेंट भी रिपोर्टिंग डेट पर भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बस खत्म। ये काम करता है फेयर वैल्यू के अंदर काम। एंड फेयर वैल्यू 2 टाइप से चेंज हो सकती है सर, एक तो आपकी फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज क्या सर, मान लो आपके पास थी, एक बात ध्यान रखना सर, एग्रीकल्चर का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। मान लो काऊ लेके आए, जैसे इंसान की एज बढ़ती है, हम लिविंग एनिमल है, तो काऊ भी क्या लिविंग एनिमल होते हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं अब उनकी भी तो एज एक्सटेंड होती है। मान लो आपने कोई काऊ की परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 के अंदर एक काऊ परचेज करी, ओनली सिंगल काऊ, 1 काऊ परचेज करी, 1 काऊ परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑफ 2 years एज, भाई उसकी उम्र 2 साल है, ये चीजें भी ध्यान रखनी है। वो आपने परचेज करी 5500 रुपए की, और इसकी फेयर वैल्यू भी 5500 है, तो आपने किया 5500 के ऊपर इसको बुक कर लिया। अब बात आई है रिपोर्टिंग डेट की सर, 1 साल के बाद बताओ काऊ की वैल्यू क्या आएगी। अब 31 मार्च 2022 को कहता अगर काऊ 2 साल की है उसकी वैल्यू 4000 है, अगर काऊ की 3 साल की लाइफ है उसकी वैल्यू 6000 है। बताओ किस अमाउंट पे बुक होगा, मान लो कॉस्ट टू सेल कुछ नहीं है,
बच्चे काफी, बोलो दिमाग लगाओ सर, 4,000 रुपए। पता है क्यों सर, 2 साल की थी ना सर 1 अप्रैल को, अब 2 साल की वैल्यू 4,000 है। और काका 1 अप्रैल को 21 में 2 साल की थी, 31 मार्च 22 पे उसकी एज क्या 2 ही साल रहेगी? एज तो बढ़ती रहती है, कितनी हो गई? 2.5 हो गई, 2.25 हो गई सर। लेकिन सर यहाँ तो 3 हो गई। तो आपको ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, इसकी कोई काम नहीं है। 6,000 पे मेजर हो जाएगी, 500 रुपए आपका बढ़ गया। क्या एंट्री मारोगे? बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, 500 रुपए की इनकम हो गई। तो ऐसे ऐसे है, वैल्यू चेंज होती है, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। सर मान लो काउ एक्सपायर हो गई, आपके पास 100 काउ थी, आपने परचेज करी और सब्सिक्वेंट से पहले पहले एक्सपायर होगी, तो आपको उसकी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, उतने एसेट को कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ काउ पैदा हो सकती है, एक्सपायर भी हो सकती है, तो उसकी वैल्यू भी कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपका ये लॉस है, क्लियर कट, ये लॉस हो जाएगा ऐसे। तो समझ गया, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, एक ही फंडा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है। और उसके बाद जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, मान लो कोई आम का पेड़ है, आम आपने उतारे, आम उतारे तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, लेकिन जब आम को सेल करने जाओगे ना तो वो इन्वेंट्री में आ जाएगा ना वो चीजें। तो सर उस आम की वैल्यू क्या होगी? मान लो 31 मार्च की डेट को 100 आम आपके स्टॉक में पड़े हैं, वो आपका इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती है? सर इन्वेंट्री होता है, सर इंडिया 2 में पढ़ के आए थे, इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी। अब क्या कॉस्ट है आम की? सर आपकी कोई कॉस्ट आई नहीं है, खर्चा तो कोई आया नहीं आपका। बिल्कुल सर, तो वो यही बात बोलता है कि जो वैल्यू इन्वेंट्री में ट्रांसफर होगी, जो वैल्यू इन्वेंट्री में ट्रांसफर होगी वो होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो सेम टू सेम वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी इंडियस 2 इन्वेंट्री के अंदर, ध्यान रखना। उसके लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही आपकी एनआरवी हो जाएगी। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया। कहता अगर एक बार एंटिटी ने वैल्यू मेजर करना कर दी स्टार्ट, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही हमेशा मेजर करेगी जब तक वो बिक नहीं जाती। गेन एंड लॉस की बात है सर, आप गेन एंड लॉस कहां डाल दोगे? P&L में डाल दोगे सारे के सारे। गेन एंड लॉस स्टार्टिंग डेट के अंदर भी हो सकते हैं, जब आपने एसेट को परचेज किया तब भी गेन एंड लॉस हो सकता है। कैसे? सर नया काफ हो गया पैदा, नया काफ हो गया पैदा, कोई नई चीज पैदा हो गई तो गेन नहीं हुआ सारा आपका, वो आपने कौन सा कुछ पैसा खर्च किया है। मान लो एक गोट थी आपके पास और गोट का एक बेबी हो गया, उसकी तो कुछ वैल्यू होगी, वो भी तो आपकी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। खर्चा तो कुछ किया नहीं, क्या एंट्री मारोगे? बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L। अगर लॉस हो गया तो आपका P&L, प्रॉफिट हुआ तो P&L। बस एक चीज ध्यान रखनी है, बेसिक फंडा, खत्म बात। लेकिन ध्यान रखना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हर रोज चेंज नहीं होगी वैल्यू। ये कभी सोचो आज भी चेंज कर दी, कल भी चेंज कर दी, परसों भी चेंज कर दी, नहीं नहीं नहीं, ओनली एट इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट। मान लो आपकी रिपोर्टिंग डेट है 30 सितंबर की, आपकी रिपोर्टिंग डेट है 30 सितंबर की, और गवर्नमेंट और आपकी कंपनी ने 15 सितंबर को जान के वहां लिख दिया किसकी फेयर वैल्यू है 500 रुपए। भैया चेंज नहीं करनी वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पे, मतलब इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे वैल्यू चेंज होगी। अदरवाइज तो आप हर रोज की वैल्यू चेंज करते पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। समझ गए? ये चीज ध्यान रखनी है, वैल्यू हर बार चेंज नहीं करनी। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज के अंदर, वो आपको काम आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बायोलॉजिकल असेट, मैंने बताया था अगर कोई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, दैट मींस ये इंडिया 41 की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ लेना। ग्रांट इज कंडीशनल, पूरा का पूरा डाल दो, एंड ग्रांट इज कंडीशनल, कोई बात नहीं। अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो पूरा का पूरा P&L में डाल दो, अगर कंडीशनल है तो जब पूरी कंडीशन मेट हो जाए तभी डालना। और ये आपने पढ़ लिया। इसी के साथ इंडिया 41 एग्रीकल्चर इज नाउ कंप्लीटेड। हमारा इंडिया 41 कंप्लीट हो गया सर। क्या बात है सर, मजा आया? बिल्कुल मजा आया सर, मजा आ गया ना सर? 100% मजा आया। अभी एक काम करें सर, क्या एक क्वेश्चन सोल्व कर लें एक आधा? अरे सर करो ना, बिल्कुल सर, मेरी तो बड़ी इच्छा है सर कि मैं एक आधा क्वेश्चन सोल्व करूं। इच्छा सर अधूरी नहीं रहनी चाहिए, काम की इच्छाएं हैं तो पूरी रहनी चाहिए।
ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आईसीआई की बुक है, फटाफट देखो, आ जाओ इसको पढ़ो, फटाफट पढ़ो, टाइम नहीं है, फटाफट पढ़िए। क्या बोला है? फार्मर ओन्ड अ डेयरी हीड, क्या बात है। ए फार्मर ओन्ड अ डेयरी हर्ड ऑफ 3, देखो एज ध्यान रखनी है, एज का नंबर फिट हो जाना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। ए फार्मर ओन्ड अ डेयरी हीड ऑफ 3 ईयर ओल्ड, मतलब कि 1 अप्रैल 2011 को मेरे पास 3 साल ओल्ड कैटल थी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,750। जिन कैटल की फेयर वैल्यू थी 13,750, मतलब टोटल फेयर वैल्यू मेरे पास जितनी भी कैटल थी उनकी वैल्यू थी 1 अप्रैल 2011 को 13,750 एंड द नंबर ऑफ कैटल इन द हीड वर 250, मतलब 250 कैटल की वैल्यू कितनी है? 13,750। तो सिंगल कैटल की वैल्यू कितनी होगी सर 1 अप्रैल 2011 को? 3 साल ओल्ड, 3 साल ओल्ड वाली 13,750 डिवाइड बाय 250, ये हो गई सर 55 रुपीज, 55 रुपया सर, 55 रुपीज इज द फेयर वैल्यू ऑफ माई कैटल, 3 ईयर ओल्ड कैटल। अब बात करते हैं 31 मार्च 2012 की, एक साल के बाद। The fair value of the 3 year old cattle was 60 per cattle and the fair value of the 4 year cattle as 31 मार्च 75 पर कैटल। अब बताओ भैया तुम्हारी कैटल की वैल्यू तुम्हारी कैटल की एज कितनी थी 1 अप्रैल 2011 को? 3 साल। 31 मार्च 2012 मतलब 1 साल के बाद कितनी एज हो जानी चाहिए? 4 साल। तो ये 60 रुपए गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है। कितनी वैल्यू है? 75 रुपए वैल्यू है। सर क्या वैल्यू चेंज होगी? हमने क्या पढ़ा था? इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑलवेज। तो यहां की फेयर वैल्यू क्या है? 75। कॉस्ट टू सेल क्या है? कुछ नहीं है। टोटल कैटल कितनी है? 250 है। सो 250 इंटू 75 कितनी वैल्यू बनी भाई? ये बनी जी 18,750 वैल्यू। पहले कितनी थी? 13,750, माइनस करो, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ सर 5,000 का गेन हो गया। क्या एंट्री मारोगे? बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट 5,000, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को 5,000 एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि 13,750 तो पहले थी, टू P&L 5,000। दिस इज द रियल एंट्री। सर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नहीं देखना, हमको तो टोटलिटी में जाना है। हमारी फेयर वैल्यू होगी 18,750, हमने कैलकुलेट कर ली, बस साफ सी बात है सर, कोई चक्कर नहीं है। फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए, फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियाज 38 इंटेंजिबल असेट। बड़ा आनंद आने वाला है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है यार। मैं कह रहा हूं कि रूह खुल जाएगी आपकी पढ़ के इंटेंजिबल असेट का असली मीनिंग। XYZ थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़िए। XYZ लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर 2013 परचेज 100 शिप। 1 दिसंबर की बात करिए, 100 शिप परचेज करी मार्केट्स के 5 लाख रुपए की। The transaction cost of 2% on the market price of the ship was incurred, which was paid by the seller। आप क्या हो? आप तो परचेजर हो, आप तो परचेज करके लेके आए हो ना सर। सर मैं तो सर परचेजर हूं, मैं तो सामने से 5 लाख रुपया परचेज करके लेके आया हूं। कहता है कि बिल्कुल सर 100% वाली बात है, सही बात है। और जब कोई बंदा इसको सेल करता है ना, 2% का ट्रांजैक्शन टैक्स, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, जो कि सेलर ने पे कर दी। शिप फेयर वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 लाख ऑन 31 मार्च 2014। शिप की जो फेयर वैल्यू है सर वो इंक्रीज हो चुकी है, वो 31 मार्च 14 तक। ठीक है सर। परचेज कब किया था? 1 दिसंबर 13 के अंदर।
ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2% वुड हैव टू बी इनकर्ड बाय द सेलर टू गेट द शिप टू द रेलेवेंट मार्केट। कहता है कि अगर हमने थोड़ी, अभी तो हमने बेची नहीं है, लेकिन कहता अगर किसी भी सेलर को बेचनी हो ये शिप तो 2% का ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगा। डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड रिपोर्टिंग डेट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको एंट्रीज पास करनी है भाई। एक बात बताओ, इनिशियल रिकॉग्निशन, एंट्री पास करनी है। आपके पास क्या आया सर? आपके मेरे पास आ गया सर बायोलॉजिकल असेट। उसमें क्या? कैटल। सर वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या बताया था? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर यहां पे उसकी फेयर वैल्यू सर 5 लाख है। कॉस्ट टू सेल कितनी है इसका? हमने खर्च किया ना किया फर्क नहीं पड़ता यार। अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो कितनी कॉस्ट कटती है? 2% का ट्रांजेक्शन टैक्स है। तो 5 लाख का 2% माइनस करो, ये बनेगा 10,000। तो मेरी कैटल की एंट्री क्या आएगी? 4,90,000। ये है भैया, ये है मेरी कैटल 490। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने पे नहीं किया, वो सेलर ने पे किया है। ये तो मुझे इसकी कॉस्ट में से माइनस करनी पड़ गई 490। हालांकि मैं पैसे कितने देके आया हूं सर? मैंने तो 5 लाख में लिया है ना, मैंने तो 5 लाख में लिया है। टू बैंक अकाउंट मैंने तो 5 लाख में दिया है सर, मेरे तो 5 लाख लग गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। कितना? अकाउंट 10,000 का लॉस हो गया। क्योंकि सर हम इसको रिकॉग्नाइज तब कर सकते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल को भूल मत जाना, एक गाना था, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। वैसे ये बात बोल रहा है, कॉस्ट टू सेल माइनस करना भूलना नहीं। फेयर वैल्यू के साथ माइनस करना है इसको, फेयर वैल्यू के साथ माइनस करना है इसको। बोलो ना, तुम भी तो बोलो। ठीक है, अब आती है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बारी। अब एक बात बताओ भाई, वैल्यू 5 से 6 लाख हो गई, ठीक है सर। फेयर वैल्यू कितनी है? 6 लाख। कॉस्ट टू सेल कितनी है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। सर ये है 2%। अगर बेचने जाएगा तो कितना? 6 लाख का 2% ही टैक्स कटेगा तेरा। तो 6 लाख इंटू 2% करो। 6 लाख का 2% कितना बनता है? 12,000। माइनस करो, कितनी वैल्यू आ गई? 6 लाख माइनस 12,000। सर ये आ गई जी मेरी 588। ये कब की वैल्यू कैलकुलेट करी? ये करी सर 31 मार्च 2014 की। और जब आपने परचेज किया उस टाइम वैल्यू बैलेंस शीट में कितने अमाउंट की वैल्यू आ रही होगी? सर 490। अब कितनी है? 588। एक बात बताओ, 588 माइनस 490 क्या हो गया आपको? सर मतलब 98,000 की एंट्री पास होगी, मुझे 98,000 का बेनिफिट हुआ। क्या एंट्री मारोगे? सर बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट। मेरी बायोलॉजिकल असेट की वैल्यू बढ़ गई, साथ में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 98,000 ये इनकम। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। आसान है मुश्किल है? सर आसान है। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के आए हुए एग्जाम के अंदर। क्या बात? बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन होकर आता हूं बस, फिर मजा आएगा। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, समझाता हूं रुको। ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टेस्ट योर नॉलेज खुद सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखना, मेरा इन 2 क्वेश्चनों पे यूट्यूब पे वीडियो है, सीए कार्तिक जिंदल के नाम पे जाना, पता ही आपको जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, वहां पे लिखना इंडिया 41
न्यू क्वेश्चन लिखना वहां पे, इंडेक्स 41 न्यू क्वेश्चन। मेरी वीडियो के अंदर ही 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले सोल्व करना, नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो जरूर देखना जाके। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके सोल्व हो चुके हैं, कंटेंट आपके पास है ऑलरेडी, क्लियर कट बात है। ये 2 क्वेश्चन मैं सोल्व हो जाएंगे, ऐसा मत कहना कि सर ने सोल्व नहीं कराई। यूट्यूब पे बकायदा वीडियो है इन दोनों क्वेश्चनों का, क्योंकि यहां पर मैं सारी वीडियो नहीं डाल सकता बार बार ना, अभी तो मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर वही बात है, 2 क्वेश्चन पड़े हैं, पहले खुद सोल्व करना, नहीं समझ आए तो यूट्यूब पे जाके इंडियस 41 लिख देना, बस वहां पे आ जाएगा इंडियस 41 न्यू क्वेश्चंस के नाम से, उसको करना क्लिक, वहां पर ये 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, सेम टू सेम है जो अभी पढ़ के आए थे ऊपर। क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, सोल्व करो अभी के अभी सोल्व करो मेरे सामने, और उसके बाद एक क्वेश्चन और सोल्व करवाऊंगा आपसे खुद ही, बस फिर क्या खत्म। फिर ये क्वेश्चन सोल्व, एक क्वेश्चन और सोल्व करवाऊंगा आपसे, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद फिर हम अगले इंडेक्स पे आ जाएंगे, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल असेट पे बढ़ जाएंगे हम, काफिला हमारा बढ़ जाएगा उस इंडेक्स के ऊपर। ठीक है सर, करो उसको, करो सोल्व। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आंसर ठीक निकाल लोगे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी मुझे पता है, बिना सोल्यूशन से करना, बिना सोल्यूशन देखे करना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी मुझे पता है आपकी, क्योंकि माइंड वाला क्वेश्चन है जनाब, माइंड लगता है जनाब, माइंड लगता है। चलो, एंटिटी ए परचेज कैटल एट एन ऑक्शन, एक ऑक्शन हुआ था भाई, जैसे अभी ना आईपीएल की लगी बोली प्लेयरों की, तो वैसे ही भैया एक कैटल की लगी बोली 30 जून को, परचेज प्राइस है 1 लाख रुपया, ठीक है भैया, परचेज प्राइस दिया आपने 1 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द कैटल बैक टू द एंटिटी फार्म 1000, जब आपको वहां से कैटल परचेज करके अपने फार्म लेके आए तो 1000 आपका वहां लग गया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। सेल प्राइस ऑफ कैटल 31 मार्च 2012 की बात हो रही है, वह 1,10,000। द कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वर टू सेल द कैटल एट ऑक्शन। कहता अगर आप कैटल को ऑक्शन में लेके जा रहे होते, कहता अगर आपको इसको सेल होता करना तब भी आपके 1000 रुपीज लगते, इन एडिशन टू एन ऑक्शनर फीस ऑफ 2% ऑफ सेल प्राइस। मतलब जब आप इसको सेल करने जाओगे मान लो, तब आपको एक तो 1000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी और एक 2% का ऑक्शनर फीस, जो ऑक्शन करवाएगा वो लेगा आपका सेल प्राइस का। The auctioneer charges 2% of the selling price from both the buyer as well as seller। क्या बात है सर, ये कमीशन एजेंट की बात कर रहा है। कहता जो सेल करेगा 2% उससे भी लूंगा, जो परचेज करेगा 2% उससे भी लूंगा। आपको वैल्यू बतानी है, एक तो इनिशियल मतलब 30 जून की वैल्यू, एक 31 मार्च की वैल्यू। अब एक बात बताओ भाई साहब, यहां पे आ जाएगी कैटल, दिस इज, ये एंट्री हो रही है इनिशियल रिकॉग्निशन। आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है, कैटल की वैल्यू कितनी है भाई, कैटल की वैल्यू है 1 लाख, फेयर वैल्यू 1 लाख माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल क्या, अगर मैं आज इसको बेचने जाऊं सोचो, तो एक तो मुझे 1000 की कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और एक अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो आई एम अ सेलर, तो 2% का सेल वैल्यू पे मुझे कमीशन देना पड़ेगा, किसको, ऑक्शनर को। तो 1 लाख का 2% 2000, तो ये होगी 97,000 के अंदर। अब भाई सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, आप इसको परचेज करके लेके आए हो, ये तो हमने कैटल की वैल्यू को निकाला एज पर इंडियस 41 प्रोविजन।
एंड आप इसको परचेस करके लेके आए हो, इसको लाने में एक तो लगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका, जो कि जाएगा P&L के अंदर, अकाउंट डेबिट 1000 रुपए का। एक आपने ऑक्शनर को फीस भी दी भाई 2% की, ऑक्शनर फीस 2% ऑफ वैल्यू दिस 2000, यहां लिखा है ना उसमें, द ऑक्शनर चार्जेस 2% ऑफ सेलिंग प्राइस बोथ फ्रॉम बायर एज वेल सेलर। आप जब परचेज करके लेके आए थे तब आपने उसको दिया था, 100% दिया था भाई, पैसा दिया था या नहीं दिया था? ऑक्शनर को पैसा दिया था या नहीं दिया था? दिया था। कैटल की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। कैटल की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। लिख कितनी रहे हो? 97,000। तो मतलब लॉस हो गया ना, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, कितना? 3,000 टू बैंक अकाउंट। या नहीं, ये होगा भाई, देखो या इसको एंट्री ऐसे मार सकते हो आप, कुछ भी है, दिस इज योर ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। कितना? 1,3 है ना सर, एक छोड़ दिए, 1,3 सॉरी, 1,3 ये एंट्री होने वाली है इसकी, क्योंकि ये 2 कॉस्ट ना पे करके आए हो भाई, और कुछ नहीं है, दिस इज एडिशनली पेड बाय यू। ये आपने एक्चुअली में पे की है, और ये चीज हमें माइनस करनी पड़ी ड्यू टू द रीजंस। तो 97 में आपका बुक हो गया। अब 31 मार्च की बात आती है, वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी है? 1,10 माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम है, और माइनस 2% ऑफ दिस वैल्यू। अगर सेल करने जाओगे तो इस वैल्यू का पैसा लेगा वो, 1,10,000 कट गई 2200, तो 1,10 है, 1,10 ठीक है। कितना? 1,10,000 में से 1,000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिकॉज दिस इज माई कॉस्ट टू सेल, दिस इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, माइनस 1000 माइनस 2200, ये आ गई जी 1,6,800 वैल्यू किसकी? बायोलॉजिकल असेट की। मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू कितनी है बुक्स में है? 97,000, 97 थी, अब कितनी हो गई? 1,600-800। डेट मीन्स आपका प्रॉफिट हो गया 9800 रुपए का, और आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,6,800। दिस इज योर वैल्यू। अगर एंट्री पूछेगा तो एंट्री डाल देना, बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट 90,100 टू P&L प्रॉफिट 98,100। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है जी, कोई डाउट? कोई डाउट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही आप एक क्वेश्चन है ये सोल्व करना, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सोल्व करना, मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं सोच रहा हूं कि इसको होमवर्क दूं या सोल्व करवा दूं, देख लेना भाई। आपको इसमें बैलेंस शीट बनानी है और आपको इसमें एक P&L बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना। मेरे ख्याल से आपसे सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। क्या मैं कर रहा हूं फटाफट? चलो मैं कराता हूं, फटाफट फटाफट करेंगे। मून लिमिटेड prepares financial statement to 31st March each year on 1st April 2011 the company carried out the following transaction। 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन होती है। परचेज अ लैंड, 50 लाख की लैंड परचेज करी, और 200 डेयरी काउ आपने परचेज करी। एवरेज एज है 2 साल की, ध्यान रखना 1 अप्रैल को, जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। कितनी काउ परचेज करी? 200 काउ, ठीक है।
और आपको उसी दिन मिल गई गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई 1 लाख की। एक्वाजिशन ऑफ द काउ मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो इंडिया 41 के टाइप इसका ट्रीटमेंट होगा। दिस ग्रांट वाज नॉन रिफंडेबल, और जो ग्रांट मिली आपको वो नॉन रिफंडेबल है। मैंने बताया था जब ग्रांट नॉन रिफंडेबल होती है मतलब आपको पैसा पे नहीं करना, डेट मीन्स इट इज अनकंडीशनल ग्रांट, और जब वो ग्रांट मिलती है उसी टाइम आपको P&L में आपको इनकम बुक कर लेनी है। फॉर द ईयर एंडेड कंपनी को 6 लाख का वो खर्चा हो गया, 4 लाख का ये खर्चा हो गया, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को 100 काव्स वर बोर्न, 100 गायों ने 100 बच्चों को दिया जन्म। 200 गाय थी, उन्होंने 100 बच्चों को दिया जन्म, कोई चेंजेस नहीं हुआ। और 31 मार्च 2 को 31 मार्च 12 को उसके बाद मिल्क है जो अनसोल्ड है इन्वेंट्री में 3000 पर लीटर का, और मिल्क बाद में बिक जाएगा। ये आपको दी हुई है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एक बात बताओ भाई, हमने जो 200 गायें परचेज की थी 1 अप्रैल को, उनकी वैल्यू कितनी थी, उनकी एज कितनी थी, 2 साल की। अब 31 मार्च 2 को उनकी एज कितनी हो गई है, 3 साल की। देखो 3 साल वाली कौन सी। लैंड की फेयर वैल्यू भाई, लैंड इंडिया 16 में जाएगी ना, बताया था आपको कि कोई लैंड विच इज एग्रीकल्चर अगर एक्टिविटी से भी रिलेट करती है तो इंडिया 16 में जाएगी, और यहां पे हमने कुछ कहा नहीं है तो इंडिया 16 का हम मान रहे हैं कि हमने कोस्ट मॉडल ही चूज किया है, तो लैंड की वैल्यू तो हमने जितनी वैल्यू परचेज की थी वही वैल्यू रहेगी। अब जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो इनकम आपकी आई चुकी है, बैलेंस शीट में थोड़ी जाएगी। डेयरी काउ परचेज की थी 10 लाख रुपए की, 200 काउ हैं, 200 काउ हैं 3 साल 3 ईयर्ड और काउ, उसकी वैल्यू है 5500 रुपए। मतलब 200 काउ को आपको अकाउंट करना पड़ेगा 5500 रुपए के हिसाब से पर काउ, ठीक है। मिल्क पर लीटर की वैल्यू है 24 रुपए, क्योंकि फेयर वैल्यू ही आपकी क्या बन जाएगी, एनआरवी बन जाएगी एज पर इंडिया 41 रूल्स। एंड जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उसमें कुछ खर्चा तो आपका हुआ नहीं है। अब 31 मार्च 2 को 1 अक्टूबर को पैदा हुए, 31 मार्च की हमारी अकाउंटिंग हो रही है, तो इन दोनों के बीच में टाइम कितना है, 6 मंथ का। देखो 6 महीने का बच्चा है कोई, 6 मंथ ओल्ड काउ की 31 मार्च को वैल्यू है 1300 रुपए। आपको बनानी है P&L एंड बैलेंस शीट। अब एक बात बताओ, यहां मैं बनाता हूं बैलेंस शीट, यहां बना रहा हूं P&L। सबसे पहले बैलेंस शीट में आएगी लैंड 50 लाख की, फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल असेट। क्या आएगी, एक तो आ जाएगी आपकी काउस कैटल, कितने वाली, 3 ईयर ओल्ड, 2 साल की थी ना पहले। कितनी वैल्यू है, फेयर वैल्यू 5500। कितनी काउ थी, 200। 5500 इंटू 200 ये आ जाएंगी 11 लाख की। अब एक बात बताओ भाई, जब परचेज की थी आपने तब कितना खर्चा किया था, 10 लाख। अब कितने की आ रही है, 11 लाख। मतलब प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट ऑन 200 काउंस कितना, 1 लाख का। डबल एंट्री सिस्टम है ना, एक 6 मंथ ओल्ड काउ, 6 मंथ 100 न्यू ओल्ड काउंस। कोई खर्चा हुआ नहीं सर, 100 गायों को दिया जन्म, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 6 महीने की 1300, 100 इंटू 1300, ये हो गई 1,30,000 का प्रॉफिट। न्यू काल्फ बोर्न कितना, 1,30,000, यहां पे आ जाएगी 1,30,000 वैल्यू है। तो आपका असेटिक एंट्री मारी होगी बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट 1,30 टू P&L 31 मार्च 2 को, और गवर्नमेंट ग्रांट मिली, सीधी इनकम हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। एक है इन्वेंट्री के अंदर आपका मिल्क, कितना है 3000 लीटर, कितनी फेयर वैल्यू है 24 रुपया, मतलब 72,000 रुपए का। अब एक बात बताओ, कुछ खर्चा खुर्चा किया क्या, नहीं किया, कुछ खर्चा हुआ ही नहीं सर, दैट मीन्स ये भी आपका प्रॉफिट है। 72,000 रुपए का खर्चा नहीं हुआ ना। गांव क्या एंट्री मारोगे, डबल एंट्री सिस्टम है ना, क्या एंट्री मारोगे, मिल्क अकाउंट डेबिट टू P&L। तो ये और कुछ एक्सपेंस हुआ है, लेस एक्सपेंसेस भी तो हुए हैं इसके अंदर। आपके क्या एक्सपेंस हुए हैं, एक्सपेंसर 4 लाख 6 लाख, 6 लाख का ये हो गया, 4 लाख एक्सपेंस, एक 6 लाख ये एक्सपेंस हो गए, एक 4 लाख ये एक्सपेंस हो गए, बस खत्म। देख लो भाई क्या आ रहा है प्रॉफिट आपका।
1 लाख प्लस 1 30 प्लस 10 लाख प्लस 72,000 माइनस 10 लाख, ये है और ये बैलेंस शीट है। देख लो भाई, कोई चक्कर नहीं है। ये देखिए भाई, फेयर वैल्यू, गवर्नमेंट ग्रांट, मिल्क 13,2, 2 एक्सपेंस 3,2, ठीक है। और बैलेंस शीट जो हमने बनाई थी, 50 लाख की लैंड आ रही है, 11 लाख की एक्काओं, 31 की एक्काओं, इन्वेंटरी एक्काओं, दिस इज योर बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट साथ में दिए हुए हैं। देखो सर कितना आसान क्वेश्चन था ये। कौन कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुश्किल है, लेकिन सर ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क के लिए। अब फ्री फंड के ही तो मार्क्स हैं, सोचो तो नंबर फ्री फंड के हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी लेते हैं एक ब्रेक, तो उसके बाद मिलते हैं अगले इंड AS के ऊपर, इसका नाम है इंड AS 38 इंटेंजिबल असेट। चलो सर ब्रेक लेते हैं एक।